नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में टेली ड्रामा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके हमारे मुख्य बिंदु हैं। टेली ड्रामा स्पष्ट कीजिए। टेली ड्रामा की परिभाषाएं। टेलीविज़न नाटक में ध्यान देने योग्य बिंदु। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेली ड्रामा क्या है। हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की जितनी विधाएं प्रचलित हैं, उनमें नाटक एक महत्वपूर्ण विधा है। नाटक का संबंध मूल रूप से रंगमंच से होता है। नाटक हर स्थिति में नाटक ही रहता है, चाहे वह किसी लेखक ने कृति के रूप में लिखा हो या फिर किसी फिल्मकार ने उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया हो, या फिर रेडियो पर उसका कोई रूप प्रस्तुत किया गया हो। वास्तव में नाटक की जो परिभाषा है, वही नाटक के सभी रूपों की परिभाषा है। टेली ड्रामा अर्थात टेलीविज़न नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों ही प्रकार का होता है। सही बात है, टेलीविज़न को हम श्रव्य भी कर सकते हैं और दृश्य भी कर सकते हैं। वही नाटक के सभी रूपों की परिभाषा भी है। टेली ड्रामा अर्थात टेलीविज़न दोनों प्रकार से ही उपयोग में लाया जाता है। यही कारण है कि टेलीविज़न नाटक रंगमंचीय नाटक के अधिक निकट होता है। अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है और रेडियो नाटक की ही भांति टेलीविज़न नाटक को समझाने का प्रयास भी किया है। यह टेलीविज़न नाटक ही टेली ड्रामा है। अब हम आगे देखेंगे इसकी परिभाषाएं। यह तो स्पष्ट ही है कि टेली ड्रामा दूरदर्शन नाटक ही कहा जाता है। इसमें वे सभी विशेषताएं शामिल हैं जो नाटक में होनी चाहिए। मूल बात यह है कि टेलीविज़न नाटक में संवाद संक्षिप्त हो, दृश्यात्मकता हो। जो घटनाएं टेलीविज़न नाटक में दिखाई जा रही हैं, वे स्वाभाविक हों और विश्वसनीय हों। कहने का तात्पर्य ये है कि वो घटनाएं बिल्कुल काल्पनिकता लिए हुए ना लेते हुए विश्वसनीयता लिए हुए हो। संभवतः इसी आधार पर श्री चमन बग्गा ने लिखा है कि दूरदर्शन नाटक में नाटक की समस्त विशेषताएं तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ संवाद नाटक में नाटक की समस्त विशेषताएं तो होनी चाहिए, साथ ही साथ संवाद संक्षिप्त हो तथा दृश्यात्मक बहुलता के साथ साथ घटनाओं में स्वाभाविकता भी हो। श्री रेवती शरण शर्मा की मान्यता है कि दूरदर्शन नाटक में नाटक के अतिरिक्त दृश्य बंध की विशेषता है, अर्थात मंच सज्जा और कैमरे द्वारा संपूर्ण वातावरण को पात्रों एवं नाटकीय क्षणों के माध्यम से प्रस्तुत कर रस उत्पन्न करना ही इस विधा का ध्येय है। इन दोनों विद्वानों की परिभाषाओं से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दूरदर्शन नाटक में पात्रों के कथोपकथन और कार्य व्यापारों द्वारा जीवन की अनेक स्थितियों के सापेक्ष दर्शन में नियमित पात्रों द्वारा दूरदर्शन प्रस्तुतिकरण की क्रिया ही दूरदर्शन नाटक है। अब हम इसके टेलीविज़न के नाटक में ध्यान देने योग्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है कि नाटक कोई भी हो, नाटक कोई भी हो, चाहे वह पुस्तकार रूप में हो या टेलीविज़न पर दिखाया जाए, या फिल्मी नाटक हो या फिर रेडियो नाटक हो, सभी की प्रक्रिया एक जैसी होती है। रचना प्रक्रिया की दृष्टि से टेलीविज़न नाटक रेडियो नाटक आदि से पर्याप्त समानता रखता है। इतने पर भी कुछ ऐसे बिंदु अवश्य हैं जो दूरदर्शन नाटक की प्रकृति के कारण विशिष्ट कहे जा सकते हैं। टेलीविज़न नाटक लेखन करते समय प्रमुख ध्यान देने योग्य बिंदु निम्नलिखित है। सबसे पहला बिंदु हम देखेंगे कि टेलीविज़न के लिए लिखे जाने वाले नाटक का कथानक
कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जिसे दर्शक आसानी से समझ सके। यह आवश्यकता इसलिए महत्व रखती है कि दूरदर्शन पर नाटक देखने वाले दर्शक एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। ये शिक्षित, अशिक्षित, बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी होते हैं। फिर टेलीविज़न नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों ही गुणों से युक्त होता है। ऐसी स्थिति में कथानक और कार्य व्यापार को प्रमुखता देना आवश्यक होता है। ऐसा करके टेलीविज़न नाटक में संवेगात्मकता, तीव्रता आ जाती है। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा, टेलीविज़न नाटक के लिए पात्रों का चयन भी सोच समझकर किया जाता है। कारण यह है कि टेलीविज़न नाटक में पात्रों की सहायता से ही कथानक को गति दी जाती है और पात्रों के द्वारा ही टेलीविज़न नाटककार उद्देश्यों तक पहुंचता है। टेलीविज़न नाटक में पात्रों की संख्या को कथा वस्तु के आधार पर ही घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि टेलीविज़न नाटक में संघर्ष का बिंदु अवश्य होना चाहिए। यह संघर्ष दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक जो मन ही मन में जो संघर्ष चलता है उसको हम कहते हैं आंतरिक संघर्ष, और जो बाहरी संघर्ष होता है जो बाहर से दिखाई देता है कि बाहरी रूप से हम संघर्ष कर रहे हैं। बाहरी संघर्ष तो दिखाई देता है लेकिन कई लोगों को आंतरिक संघर्ष बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आंतरिक संघर्ष एक प्रकार से मानसिक होता है, बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा संघर्ष है ये जो हमारे दिमाग पे, हमारे स्मृति के पटल पर, मस्तिष्क पर चलता रहता है। और बाहरी संघर्ष तो स्थूल होता है। संघर्ष की योजना इसलिए आवश्यक होती है कि दर्शक का कौतूहल बना रहे, दर्शक के अंदर एक्साइटमेंट बना रहे कि अब इसके बाद क्या होगा, क्या होने वाला है। और धीरे धीरे कथापट के साथ उसका कौतूहल बढ़ता भी जाता है। जैसे जैसे वो कहानी को देखता है, जैसे जैसे वो नाटक को देखता है, उसका कौतूहल, उसके जानने की इच्छा बढ़ती जाती है कि अब इसके आगे क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टेलीविज़न नाटक में दृश्यात्मकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दृश्यात्मकता के बिना टेलीविज़न नाटक सफल नहीं हो सकता। टेलीविज़न नाटक में जो दृश्य दिखाए जाते हैं वे जीवंत, प्रभावशाली और दर्शकों को बांधने वाले होने चाहिए। दर्शक उन दृश्यों को देखकर थोड़ी भी देर के लिए टेलीविज़न के पर्दे से अपनी नज़रें नहीं हटा सके, यह आवश्यक है। ध्वनि और दृश्यों की योजना भी टेलीविज़न नाटक में कुशलतापूर्वक की जानी चाहिए। आवश्यकतानुसार संगीत का पुट भी टेलीविज़न नाटक को प्रभावी और आकर्षक बना देता है। सही बात है कि ध्वनि और दृश्यों की योजना भी जो टेलीविज़न नाटक में कुशलतापूर्वक करते हैं। क्योंकि जब उसमें संगीत का पुट दिया जाता है तो उसमें और भी वो नाटक हमारा आकर्षण बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेलीविज़न नाटक का आरंभ, मध्य और अंत स्पष्ट, जिज्ञासा शांत करने वाला तथा दर्शकों को अनेक द्वारों से ले जाता हुआ अंतिम बिंदु तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। दूरदर्शन नाटक के संवाद संक्षिप्त, चुस्त, दुरुस्त, उद्देश्य और विषाद और विषय वस्तु से सीधे जुड़ने वाले और नाटक को अंत की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। इतना ही नहीं, संवादों की भाषा भी सरल, व्यवहारिक और सामान्य जन की पहुंच वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो नाटक हमें टेलीविज़न पे दिखाई जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसकी भाषा इतनी सरल और सहज होनी चाहिए कि सामने वाले को वो आसानी से समझ में आ सके। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है,
तो भी वो उसकी भाषा को आसानी से समझ सके। अगर इस प्रकार के नाटकों का हम चयन करेंगे तो वो नाटक हमारे बहुत ही जल्दी लोकप्रिय होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टेलीविज़न नाटक में नाटककार को क्लोजअप की सुविधा होती है। टेलीविज़न नाटककार निर्देशक से मिलकर इस बात का ध्यान रख सकता है कि क्लोजअप के द्वारा पात्रों की मुखाकृतियों को इस प्रकार दिखाया जाए कि कुछ कहे बिना ही उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई फिल्म चलती है तो दो व्यक्ति, जिसको हम हीरो और हीरोइन बोलते हैं, गाना गा रहे होते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है कि वो उनके सिर्फ होठ हिल रहे होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से कोई और दूसरा व्यक्ति ही गाना गा रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी क्लोजअप लेने की निर्देशक के साथ मिलकर वो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और उनके जिस प्रकार से जो बोल निकलते हैं तो वैसी ही अभिव्यक्ति उनके चेहरों और मुद्राओं से मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कुछ कहे बिना ही उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाए। इससे टेलीविज़न नाटक संवादों की स्पष्टता, सूक्ष्मता और स्वाभाविकता की रक्षा करने में सहायक होता है। कुछ लेखकों की मान्यता है कि क्लोजअप की सुविधा के कारण नरेटर का भी व्यवहार किया जा सकता है अथवा पात्रों का उपयोग भी नरेटर के रूप में होता है। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि टेलीड्रामा भी एक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री की भांति फिल्मांकन विषयक कार्य है। इसके लेखन, प्रसारण आदि में विशिष्ट प्रविधि अपनाई जाती है। इसमें समसामयिक परिदृश्य एवं चेतना प्रसारण का ध्यान प्रमुखतः रखा जाना चाहिए। तो आज हमने टेलीड्रामा को स्पष्ट किया है, उसकी परिभाषाओं से अवगत कराया है और कुछ ऐसे बिंदु बताए हैं जो टेलीविज़न में किसी भी नाटक को सफल बनाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद।